दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लेटर जहाँ में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट, उसकी कुछ स्टार्टिंग डिटेल्स हमारे पास हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स और जो कि एग्जाम पर्पस से अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विद फुल एक्सप्लेनेशन, यानी उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे किस एक्ट से किस सीन से लिया गया है, और कुछ डिटेल्स भी वहाँ पर मैंशन करेंगे वहाँ पर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो कोड है उसको आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो प्ले है द टेम्पेस्ट, ये लिखा गया और पब्लिश हुआ है आपका नियर बाय 1610 और 1611 के अराउंड। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। ये आपका जो प्ले है वो फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था वो फर्स्ट फोलियो के अंदर पब्लिश हुआ था ऑफ 1623 के। अगर इसकी बात करें इसकी जॉनर की, इट इज़ अ ट्रेजी कॉमेडी और रोमांस। ये ट्रेजी कॉमेडी एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो ये रोमांस, ये तो आप इसको रोमांस बोल सकते हो, तो उसको आप ट्रेजी कॉमेडी बोल सकते हो। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ तूफान वगैरह क्रिएट किया जाता है प्रोस्पेरो के द्वारा, तो एक तरह से वो ट्रेजेडी का इंडिकेशन है वहाँ पर। उसके बाद लास्ट में एट द एंड ऑफ द प्ले एंड्स हैप्पीली विद रिकॉन्सिलिएशन। पर लास्ट में आते आते प्ले के अंदर सारी चीज़ें वेल सेटल्ड हो जाती हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो इसलिए आपका ये ट्रेजिक कॉमेडी के जॉनर के अंदर आएगा आपका ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 5 एक्ट्स, 5 एक्ट का प्ले है आपका ये, और इसके अंदर अप्रॉक्स 2068 लाइन्स हैं। स्वान सॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्वान सॉन्ग जिसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इट इज़ फेमसली कंसिडर्ड शेक्सपियर स्वान सॉन्ग इन द लास्ट प्ले ही रॉट इंटायरली ऑन हिज ओन बिफोर रिटायरिंग फ्रॉम द लंडन स्टेज। यानी शेक्सपियर के लंडन स्टेज से रिटायर होने से पहले जो विलियम शेक्सपियर ने अपना लास्ट प्ले जो लिखा था, ये इसलिए इसको स्वान सॉन्ग कहा जाता है। और ये जो प्ले था आपका पूरी तरह से ये शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया था, खुद से लिखा गया था। इन्होंने किसी और राइटर की किसी और राइटर की हेल्प नहीं ली थी, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं किया था, खुद ही इस प्ले को उन्होंने कम्प्लीटली लिखा था। और इनका लास्ट प्ले भी है, इसलिए इसको स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसकी सेटिंग देखते हैं। ये आपका जो इसकी जो सेटिंग है वो है आपकी रिमोट मैजिकल आइलैंड समवेयर इन द मेडिटेरेनियन सी, यानी किसी भूमध्य सागर के आसपास किसी एक आइलैंड में इसकी सेटिंग है आपकी। पर्टिकुलर किसी आइलैंड का नाम तो नहीं दिया गया इसके अंदर, लेकिन हाँ मेडिटेरेनियन सी के अंदर, समवेयर इन द मेडिटेरेनियन सी। प्राइमरी थीम्स यहाँ पे देखते हैं, रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। यानी जो प्राइमरी थीम्स है इस प्ले की वो है आपकी रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस, यानी बदला लेने की भावना भी है इसके अंदर और माफ़ कर देने की भावना भी इसके अंदर है। एट द एंड ऑफ द प्ले एवरीथिंग गोज वेल बाय मीन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, यानी सब कुछ बाद में वेल सेटल्ड हो जाता है, रिकॉन्सिलिएट हो जाता है, सब आपस में मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। देन स्टार्ट करते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स वगैरह। कोड एनालिसिस एंड कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट आपका मिजेरी इक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज। इसके स्पीकर है आपका ट्रिंक्युलो द किंग्स जेस्टर, यानी राजा का जेस्टर है यहाँ पर, जो उसका फूल होता है। लोकेशन है आपका एक्ट 2 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट, ट्रिंक्युलो इज वॉन्डरिंग द आइलैंड आफ्टर द शिपरैक, ए स्टॉर्म इज अप्रोचिंग एंड ही सीक्स शेल्टर अंडर द क्लॉक ऑफ कैलिबन whom he initially mistakes for a dead fish or a strange island monster। इसके अंदर क्या है आपका जो ट्रिंक्युलो है वो इधर उधर भटक रहा है शिपरैक के बाद, जब जहाज़ तूफान में टूट जाता है, पूरा बिखर जाता है, उसके बाद ट्रिंक्युलो आइलैंड में इधर उधर घूम रहा है और वो किसी एक सेफ जगह की तलाश कर रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ पहुँचता है, वहाँ पर एक कैलिबन बैठा होता है वहाँ पर, जो कि अब जो आपका ट्रिंक्युलो है वो उसके क्लॉक के नीचे जाकर बैठ छुप जाता है। क्लॉक मीन्स जो कपड़ा कैलिबन ने ओढ़ा हुआ होता है वो आपका क्लॉक है यहाँ पर, तो उसके नीचे जाके ट्रिंक्युलो छिप जाता है। होम इनिशियली मिस्टेक्स फॉर अ डेड फिश और अ स्ट्रेंज आइलैंड मॉन्स्टर, जिसको वो ये समझ लेता है कि वो कोई मरी हुई मछली है या कोई इस आइलैंड का कोई स्ट्रेंज मॉन्स्टर है। यहाँ इस तरह से वो अपने आप को उसके कैलिबन के क्लॉक यानी लबादे के अंदर, उसके कपड़े के अंदर छुपा लेता है खुद को। This famous lines means that these times of desperate misfortune, misery, people are forced to associate with or rely on others they would normally avoid or find beneath them। तो ये जो फेमस लाइन है इस प्ले की, ये शो करती है डेस्परेट मिसफॉर्च्यून को, मिसेरी को शो करती है ना, दुर्भाग्य को शो करती है, जहाँ पर ये ऐसा मतलब कहा जाता है कि जिन लोगों की किस्मत ख़राब होती है तो वो अकस्मात ही ऐसी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, ये ऐसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं जिनसे वो नॉर्मली दूर रहना पसंद करते हैं और जिनको वो अवॉइड करते हैं, उसी चीज़ से वो जुड़ जाते हैं। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सेकंड कोट है आपका, गुड वर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स। स्पीकर है यहाँ पर मिरांडा, जो प्रोस्पेरो की बेटी हैं, और लोकेशन है आपका एक्ट 1 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट है आपका, मिरांडा इज स्पीकिंग टू हर फादर प्रोस्पेरो, ही हैज़ जस्ट रिवील्ड दैट हिज ओन ब्रदर एंटोनियो मिरांडाज अंकल
बिट्रेड हिम टू सीज द ड्यूकडम ऑफ मिलान। तो यहाँ पर जो मिरांडा है वो अपने फादर प्रॉस्पेरो से बात कर रही हैं और जस्ट उसके फादर ने भी इस बात को रिवील किया है, डिस्क्लोज़ किया है कि जो उसके भाई जो एंटोनियो है, जो कि उसके चाचा जी हैं मिरांडा के, उन्होंने मुझे धोखा दिया है और जो मेरा राज्य था, साम्राज्य था, उसको छीन लिया है। मिलान का जो साम्राज्य था उसको छीन लिया है। मीनिंग यहाँ पर देखते हैं इसका। मिरांडा एक्सप्रेसेस शॉक दैट अ वर्चुअस वुमन हर ग्रैंड मदर कुड गिव बर्थ टू समवन एज ट्रेचरस एंड एबल एज एंटोनियो। तो मिरांडा यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत शौक व्यक्त करती है यहाँ पर कि एक वर्चुअस लेडी मीन्स एक बहुत ही गुणी महिला जो है, उसकी जो दादी, वो उन्होंने जैसे एक उसके पिताजी को जन्म दिया, कितने अच्छे हैं वो, और एक तरह से उन्होंने उनके चाचा जी हैं किसके, मिरांडा के, यानी एंटोनियो, उन्होंने एक ऐसे बच्चे को भी जन्म दिया है। यानी एक ही गर्भ से दो बच्चे पैदा हुए हैं। एक तो उसके फादर जो कि इतने अच्छे हैं, इतने मतलब ईजी गोइंग हैं, अच्छे हैं, मतलब ये है, और जो एक तरफ उसके जो चाचा जी हैं एंटोनियो, वो कितने ट्रेचर्स हैं, कितने धोखेबाज हैं। इट हैज़ अ प्लेस एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर। ये जो लाइन है वो प्ले की नेचर वर्सेस नर्चर को एक्सप्लेन करती है यहाँ पर। नेचर यानी कि गुण, जो प्राकृतिक गुण होते हैं, और नर्चर मीन्स उसका पालन पोषण से जो आपके अंदर जो गुण आते हैं, है ना। हाउ समवन फ्रॉम गुड फैमिली कैन टर्न आउट बैड। तो वो बोलती है कि एक ही परिवार में जन्मे दो लोग कैसे अलग अलग, एक अच्छा और एक बुरा बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट आपका कोट है, वी आर मोरली चीटेड ऑफ आवर लाइव्स बाय ड्रंकर्स, दिस वाइट चॉप रास्कल वुड डू माइटेस्ट लाइट ड्रॉनिंग द वॉशिंग ऑफ टेंटाइट्स। इसके स्पीकर हैं आपके एंटोनियो, द यूसर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान। एंटोनियो की बात हो रही है जिन्होंने क्या किया है, अपने भाई की राजगद्दी को हड़प लिया है। लोकेशन आपका एक्ट 1 सीन 1। कॉन्टेक्स्ट है आपका, दिस अकर्स ड्यूरिंग द ओपनिंग स्टॉर्म द टेम्पेस्ट ऑन द शिप। एंटोनियो इज फ्यूरियस एट द बोट्सवेन फॉर हिज ब्लंटनेस एंड परसीव्ड इनकॉम्पिटेंस ड्यूरिंग द कैओस। इस लाइन के अंदर ये आपकी ओपनिंग लाइन्स हैं आपकी टेम्पेस्ट प्ले की, जिसमें शिप रैक जो आपका स्टार्टिंग सीन है शिप रैक वाला, वहाँ पर ये शो हो रहा है। और एंटोनियो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, फ्यूरियस मीन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है बोट्सवेन के ऊपर, क्योंकि जो उसकी नाकामी है, जो उसकी नाकाबिलियत है, और उसकी वजह से वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है। एंटोनियो उसके ऊपर नाराज़ हो रहा है वो, क्योंकि इतने ख़तरनाक तूफ़ान में भी वो उसके अपनी तरह उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसे जो काम करना चाहिए, है ना। एक तरह से उसके अंदर एक तरह से एरोगेंस, बोट्सवेन के अंदर एक तरह से एरोगेंस है कि वो एंटोनियो से भी नहीं पूछ रहा कि हमें क्या करना चाहिए समय पे, तो अपने हिसाब से काम कर रहा है वो, है ना। मीनिंग यहाँ पर देखते हैं, एंटोनियो इज वेंटिंग हिज एरोगेंस, वाइट चॉप रेफर्स टू बोट्सवेन बीइंग लाउड माउथ। एंटोनियो यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाता है, अपना एरोगेंस दिखाता है बोट्सवेन के ऊपर, उसको वाइट चॉप्ड करके बुलाता है। यहाँ पर वाइट चॉप्ड का मतलब होता है, क्योंकि जो वाइट मतलब होता है चौड़ा, और चॉप्ड का मतलब होता है, चॉप्ड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है चॉपिंग करना यानी काटना, लेकिन ये चॉप्ड वर्ड आपका ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। ओल्ड इंग्लिश और पुरानी इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ होता था आपका, इसका उस समय मीनिंग होता था आपका बड़ा मुंह, यानी कि माउथ को बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो चॉप्ड मीन्स माउथ, वाइड मीन्स चौड़ा, तो मानी चौड़ा मुंह वाला। ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलता हो, चिल्ला के बोलता हो, तो उसको कहते हैं वाइड चॉप्ड। ही इज सो एंटाइटल्ड दैट इवन इन द फेस ऑफ डेथ ही इज मोर कंसर्न विद द सोशल स्टेटस ऑफ द सेलर्स देन द रियलिटी ऑफ द शिपरेक। तो आपका एंटोनियो उसको वाइड चॉप्ड क्यों बोलता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो अब जो डेथ वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर वो डेथ फेस कर रहे हैं एक तरह से, है ना। जब शिपरेक वाली कंडीशन यहाँ पर चल रही है, तो एक तरह से मौत को फेस कर रहे हैं यहाँ पर। ही इज़ मोर कंसर्न विद द सोशल स्टेटस ऑफ द सेलर्स देन द रियलिटी ऑफ द शिपरेक। तो वो एंटोनियो ये बोल रहा है कि जो बोट्सवेन है उसको अपने सोशल स्टेटस की ज़्यादा पड़ी हुई है, यानी अपने और जो उसके बाकी सेलर्स हैं उनके सोशल स्टेटस की ज़्यादा पड़ी हुई है, लेकिन वो इस समय जो शिपरेक की जो रियलिटी है उसको वो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस सेंस में इसको वाइड चॉप्ड कहा गया बोट्सवेन को। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हे माई हार्ट्स चीयरली माई हार्ट्स year टेक इन द टॉप सेल ब्लो टिल दो बर्स्ट द विंड इफ रूम एनफ। तो यहाँ पर क्या कहा गया आपका, ये जो आपका डायलॉग बोला गया वो बोट्सवेन के द्वारा बोला गया है, और लोकेशन है आपका एक्ट 1 सीन 1, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट है आपका द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, द बोट्सवेन इज ट्राइंग टू मैनेज द क्रू एंड द शिप ड्यूरिंग द मैजिकल स्टॉर्म क्रिएटेड बाय प्रोस्पेरो। इस समय जो आपका ये बिगिनिंग प्ले का बिगिनिंग सीन है आपका, और जो बोट्सवेन है
वो क्या कर रहा है, क्रू को मैनेज कर रहा है और शिप को मैनेज कर रहा है कि किस तरह से शिप को इस तूफ़ान से बाहर निकाल कर किसी सेफ जगह पर ले जाया जाए, जो कि ये तूफ़ान जो कि प्रोस्पेरो के द्वारा क्रिएट किया गया है। यहाँ पर मीनिंग देखते हैं, यहाँ पर ईयर मीन्स क्विकली, ईयर का मीनिंग है यहाँ पर क्विकली जल्दी, फटाफट फटाफट करो, और निम्बली द बोट्सवैन इज शोइंग प्रोफेशनल ब्रेवरी। जो यहाँ पर बोट्सवैन है, लेकिन बोट्सवैन का मतलब होता है शिप का जो ऑफिसर होता है, जो शिप को कंट्रोल करता है और क्रू मेंबर्स को कंट्रोल करता है, उसको बोट्सवैन कहते हैं। तो यहाँ पर जो बोट्सवैन है आपका, वो प्रोफेशनल ब्रेवरी को शो कर रहा है यहाँ पर, यानी कि जो अपने काम के अंदर जो बहादुरी है उसको वो दिखा रहा है। ही इज शाउटिंग टू द एलिमेंट्स टू ब्लो एज हार्ड एज दे वांट, यानी वो क्या क्या कर रहा है, वो जोर से चिल्ला कर ये बोल रहा है कि हे तूफ़ान को इंडिकेट करते हुए बोल रहा है वो कि तूफ़ान तुम जितनी भी स्पीड से आना चाहते हो आओ, जितनी भी हार्ड ब्लो से तुम मतलब आना चाहते हो आओ, लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी शिप को किसी तरह से उस तूफ़ान से बाहर निकाल कर उसको सेफ जगह ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह से वो चिल्लाकर बोल रहा है जो बोट्सवैन है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो शिप के पास ओपन सी है, पूरा खुला समुद्र है और एनफ स्पेस भी है, तो हम किसी तरह से उस तूफ़ान से इस शिप को बाहर निकाल देंगे और शिप को भी बचा लेंगे और अपने आप को भी बचा लेंगे। इट सेट्स द टोन ऑफ कैओस दैट स्टार्ट्स द प्ले। एक तरह से जो आपका डायलॉग है वो क्या शो करता है, कैओस वाली कंडीशन को शो करता है। कैओस मीन्स थोड़ा सा हौच पौच वाली कंडीशन, शोरगुल वाली कंडीशन है ना, और परेशानी वाली कंडीशन को शो कर रहा है इस प्ले के। तो दोस्तों ये था आपका एक्सप्लेनेशन पूरे टॉपिक का। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें जो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।